ओके, वेलकम टू इंडियाज 34 मैराथन रिवीजन। इंडियाज 34 क्या है? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि कुछ कंपनी जो एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं करती है, से फॉर एग्जांपल क्वार्टरली रिपोर्ट प्रेजेंट करती है या हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट करती है, तो जो भी कंपनी जिनका फाइनेंशियल रिपोर्ट लेस देन 1 ईयर वाले पीरियड का होगा, तो दोज कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इंड AS 34। जैसे जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स प्रेजेंट करते हैं या जो हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रेजेंट्स करते हैं, तो अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं तो देन दे विल हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड इंड AS 34। इंड AS 34 का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंड AS 34 का ऑब्जेक्टिव है दैट यूजर्स गेट इंफॉर्मेशन about the company's performance on a regular basis. 1 year is a very long period of time. अगर आप एक साल के बाद उसको एनुअल रिपोर्ट देंगे तो एक साल में बहुत सारे इवेंट्स ट्रांजेक्शन हो जाएंगे जिसका बहुत इम्पैक्ट हो सकता है कंपनी की शेयर की वैल्यूएशन पे और इन्वेस्टर के डिसीजन मेकिंग पे। तो धीरे धीरे अभी ग्लोबली क्या होने लग गया है, जो लिस्टेड कंपनी है दे आर गिविंग क्वार्टरली रिपोर्ट्स, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है रेगुलरली हम इन्वेस्टर के साथ शेयर कर सकें। एंड सेकेंड पर्पस ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टाइमली एंड रिलायबल इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये स्टैंडर्ड आपको बोलेगा कि आप समय टाइमली क्वार्टरली हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ और रिपोर्ट करो। इससे जो यूजर्स हैं जैसे इन्वेस्टर, क्रेडिटर, अदर्स, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट अर्निंग्स एंड कैश फ्लो एंड इट्स फाइनेंशियल कंडीशन एंड लिक्विडिटी। तो कंपनी की अगर हालत ख़राब हो गई फॉर एग्जांपल, तो आपको इंटरिम रिपोर्ट से भी पता चल जाएगा कि शेयर आपको अगर रखना है तो रखेंगे, बेचना है तो बेच देंगे। तो विद दैट ऑब्जेक्टिव दिस स्टैंडर्ड वाज इशूड। तो अब आपको मैं पूछूंगा वेदर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मैंडेटरी। क्या इंड AS 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट को मैंडेटरी करता है? डज इट मेक फाइनेंशियल रिपोर्ट मैंडेटरी? द आंसर इज नो। इंड AS डज नॉट मेक इट मैंडेटरी। देन हु मेक्स इट मैंडेटरी? इन इंडिया SEBI मेक्स इट मैंडेटरी। इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी, then SEBI will ask them to prepare quarterly reports. Some companies, they may prepare interim report because for any other reasons, like for example they want to take bank loan, किसी को बैंक लोन लेना है या बैंक से लोन लिया तो बैंक ने एक कंडीशन रखी है आपको क्वार्टरली रिपोर्ट बनाने होंगे, या आपने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से पैसा रेज किया है, सो दे माइट पुट अ कंडीशन दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर इंटरिम रिपोर्ट। तो जो भी रीज़न की वजह से आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे, देन यू विल अप्लाई विच स्टैंडर्ड? इंड AS 34। इंड AS 34 मैंडेटरी नहीं करता है, लेकिन अगर आप इंटरिम रिपोर्ट बनाएंगे देन यू विल हैव टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड। ओके, क्या ये IFR इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है? द आंसर इज यस। तो जिन कंपनी को CFS बनाना पड़ता है वो इंटरिम पीरियड के लिए भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी। इज इट राइट? इन सच केस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंटरिम पीरियड इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर दिस स्टैंडर्ड। लेकिन अगर लॉ बोलता है कि आपको इंटरिम स्टेटमेंट बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा। यहां तक ठीक है? राइट। अब हम चलते हैं व्हाट इज इंटरिम पीरियड की ओर। इंटरिम पीरियड का मतलब है अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पीरियड विच इज लेस देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर। लेकिन सपोज फॉर एग्जांपल अ कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है 1 अक्टूबर 24 को, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और कंपनी अपनी पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च 25 को बनाती है। क्या इंड AS 34 एप्लीकेबल होगा? इंड AS 34 एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये इनका पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो ये मजबूरी बस लेस देन 12 मंथ्स है, क्योंकि यहाँ पर तो ये बेचारे कुछ कर सकते ही नहीं ना, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है
और ये रिपोर्टिंग डेट है, तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो पहले साल उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेस देन 12 मंथ्स हो सकता है, बट देन दिस इज नॉट कॉल्ड इंटरिम रिपोर्ट। लेकिन अगले साल अगर वो मान लो 3 महीने का या 6 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो देन दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। So what is an interim financial report? Interim financial report means it is a kind of update on the complete financial statement of the last year. अभी देखिए क्या होता है, ईयर एंड होती है ना 31 मार्च 25 मेरा ईयर एंड है। तो यहाँ पर यूजुअली हम क्या करते हैं, ईयर एंड जब होता है तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल में बनाते हैं, एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें सारे डिटेल्स रहते हैं, सब डिस्क्लोजर्स रहते हैं, सारे लीगल डिस्क्लोजर सब कुछ आ जाता है। उसके बाद अगला ईयर कब खत्म होगा, अगला ईयर खत्म होगा 31 मार्च 26 को। लेकिन ये एक साल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो अभी लिस्टेड कंपनी क्या करती है, क्वार्टरली फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बनाती है, ताकि यहाँ तक तो आपको अपडेट्स मिल गए। अब इसके बाद जो भी कंपनी में ट्रांजैक्शन इवेंट्स हुए हैं उसका आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाता है। फिर वापस बनाएंगे 30 सितंबर को, तो फिर आपको जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, एसेट्स है, कुछ कंपनी के फेवर में कुछ इवेंट हुए हैं, कुछ अगेंस्ट हुए हैं, उसका आपको अपडेट्स मिल जाता है, so that you can take timely and informed decision. Is it right? You can take a timely and informed decision. So that is the purpose of IFR. It is a kind of update on the complete financial statement of the last year. Interim financial report means financial report prepared for an interim period. Interim financial report is financial report prepared for an interim period. फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 30 सितंबर को हुआ है और वो 31 मार्च का उसका ईयर एंडिंग डेट है, तो पहले साल उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर 12 मंथ से कम होता है, इट इज नॉट कॉल्ड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। सो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बाय द एंटिटी। अभी फॉर्मेट क्या होगा, What will be the format of interim financial report? तो यहाँ पर as per IND AS 34, ध्यान देना, ये जो मैं बता रहा हूँ किसके हिसाब से बता रहा हूँ, IND AS 34। सेबी का फॉर्मेट अलग हो सकता है, सेबी का फॉर्मेट अगर है तो लिस्टेड कंपनी को वो ही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, IND AS 34 की। IND AS 34 आपको 2 चॉइसेस देता है। चॉइस नंबर 1, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर कंप्लीट मतलब क्या, जैसे आप ये एनुअल रिपोर्ट्स बनाते हैं उसमें जो सारे जो शेड्यूल 3 का प्रेजेंटेशन है, जो IND AS के डिस्क्लोजर्स और प्रेजेंटेशन है, वो आप सारा फॉलो करते हो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सारे डिस्क्लोजर्स देंगे, सारे IND AS फॉलो करेंगे, सारे IND AS का प्रेजेंटेशन देंगे, सारे IND AS का डिस्क्लोजर्स देंगे, एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनुअल रिपोर्ट। इज इट राइट? इसमें क्या दिक्कत क्या है इसके साथ, इसमें आपको बहुत टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लगेगा, तो इंटरिम रिपोर्ट आप सही टाइम पे इन्वेस्टर को इशू नहीं कर पाएंगे। तो स्टैंडर्ड ने कहा कि इंटरिम रिपोर्ट का पर्पस है टाइमली इंफॉर्मेशन देना, इसलिए आपको एक दूसरा ऑप्शन दिया गया है, कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी यहाँ पे आपको लिमिटेड इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। मेन हेडिंग जो एनुअल रिपोर्ट में यूज़ करते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो करेंगे, बट यहाँ पे हमारा जो डिस्क्लोजर की जो संख्या होगी वो कम हो जाएगी, जो प्रेजेंटेशन है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको क्या देना होगा, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी आपको बैलेंस शीट देनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, SOCIE, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स देना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट देना है, और यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी देनी है, वही जो आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देते हो। उसके अलावा एक नोट मैंने आपको दिया है, आपके पास 2 एक्सट्रीम्स उन्होंने दिए हैं,
एक दिया है कंडेंस सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन देने हैं, और एक कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पर आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है। ठीक है, आप इन दोनों के बीच में जितना डिस्क्लोजर देना चाहे दे सकते हैं। मिनिमम कितना देना है, जो कंडेंस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या हम उससे ज़्यादा दे सकते हैं? ज़्यादा अवश्य दे सकते हैं। जितना आप मैक्सिमम डिस्क्लोजर देना चाहे इंटरिम रिपोर्ट में आप दे सकते हैं। स्टैंडर्ड बोलता है मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम आपको एक मिनिमम इंफॉर्मेशन क्या चाहिए वो बताएंगे, और अगर आप उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो अगले पैराग्राफ में आएंगे कंडेंस्ड आईएफआरएस। कंडेंस्ड आईएफआरएस का मतलब है कि इट कंटेन्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्स मिनिमम कंटेंट ओके एज रिक्वायर्ड बाय दिस इंड एस। तो इसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बट उसमें जो प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स है वो कम कर देते हैं। क्यों? समय बचेगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल आप एनुअल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसमें आप इन्वेंट्री के नीचे लिखते हो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, अदर्स। यहाँ पर आपको ये उसका ब्रेकअप देने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इन्वेंट्री लिख सकते हो। शेयर कैपिटल लिखते हैं, बाद में उसका डिस्क्लोजर देते हैं, इसमें ऑथराइज कितना, इशूड कितना, सब्सक्राइब, पेड अप, और भी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स रहते हैं, बोनस शेयर के, बायबैक के, एटसेट्रा। लेकिन इंटरिम रिपोर्ट में आप क्या करना, सिर्फ लिख देना शेयर कैपिटल और उसके सामने अमाउंट। बाकी ये जो दुनिया भर के डिस्क्लोजर्स देते हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया? इसलिए इसका नाम है कंडेंस्ड, यानी छोटा। और आपको पूरे नोट्स नहीं बनाने होते हैं, यू हैव टू ओनली प्रिपेयर सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट। सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट नीचे लिखा हुआ है, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट आर द सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट। तो यहाँ पे इसको टिक करके रखना और लिखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थियरी क्वेश्चन यहाँ पर रेलेवेंट होगा। व्हाट आर सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट इन इंड एस 34, यानी जो मेन नोट्स है, समझे क्या? मेन नोट्स। बहुत सारे नोट्स जो होते हैं ना हर साल रिपीट होते हैं। जो एनुअल रिपोर्ट में अगर कुछ आपने अकाउंटिंग पॉलिसी दी है और इंटरिम पीरियड में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज नहीं हुई है तो क्या करेंगे, उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंडेंस सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ कुछ इंक्रीमेंटल इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है तो आप डिस्क्लोज करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है तो वो डिस्क्लोज करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कंडेंस्ड इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या क्या आएगा, तो कंडेंस्ड में आएगा कंडेंस्ड बैलेंस शीट which will include statement of changes in equity, condensed statement of profit or loss, condensed statement of cash flow, यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन कम कर दी जाएगी। और सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिख रहा है क्या? सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट को टिक करना, इसके ऊपर 4 मार्क की थियरी क्वेश्चन आ सकती है, MCQ आ सकता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ, कंप्लीट सेट ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। अगर आप कंप्लीट देना चाहें तो दे सकते हैं, अलाउड है, मोस्ट वेलकम। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंड एस 1 फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज इंड एस 1 आपको याद होगा उसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहां पर आपको पूरा कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ता है वो बताया गया है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। You will have to prepare one balance sheet, one statement of profit and loss, statement of changes in equity, statement of cash flow, notes देना है, significant accounting policy देनी है, and other explanatory information। तो यहाँ पे notes डिटेल होंगे, और कंडेंस में सिर्फ सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट होगा। और उसके अलावा यहाँ पर आपको कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देने हैं फॉर द प्रीसीडिंग पीरियड जो इंड एस में बताया गया है। और उसके अलावा आपको एक एडिशनल बैलेंस शीट भी देनी पड़ती है इंड एस 1 में। एडिशनल बैलेंस शीट कब देनी पड़ती है, जब हम कोई अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज करते हैं या कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं। इज इट राइट? तो कोई कंपनी प्रैक्टिकली स्पीकिंग इंटरिम पीरियड में इतना सारा डिटेल देने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम और एनर्जी लगता है।
और जब ये मैंडेटरी नहीं है तो क्यों करे? इंडिया में जब तक कोई चीज़ मैंडेटरी ना करे कोई करता नहीं है, राइट? जब तक ट्रैफिक सिग्नल ना लगे तब तक कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करता है। तो नेक्स्ट इज, अगर आप कंडेंस सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉलो करते हैं, कर सकते हैं, कंडेंस इंट्रीम में अलाउड है, एनुअल में अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम क्या फॉर्मेट मेंटेन करना है, वही फॉर्मेट मेंटेन करना, फॉर्मेट वही रहेगा। शेड्यूल 3 आपने पढ़ा, तो उसमें जो आपका फॉर्मेट है वही चलेगा। लेकिन क्या करना है, आपको सारे प्रेजेंटेशन नहीं देने हैं, मेन हेडिंग देना है और सब हेडिंग देना है। मेन हेडिंग, सब हेडिंग। मेन हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड, और उसकी सब हेडिंग क्या है? शेयर कैपिटल इक्विटी। अब इक्विटी का आपको पूरा ऐसा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है जितना हम एनुअल रिपोर्ट में देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी मेन हेड हो गया, और इसके अंदर वो सब हेड देना है। फिर सब हेड का और डिटेल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं, मैंडेटरी नहीं। आप देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि कंडेंस एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर करंट लायबिलिटी लिखेंगे, उसके अंदर जो भी आपके मेन हेडिंग आते हैं वो लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड हेडिंग एंड सब हेडिंग। कहाँ डिस्क्लोज करना है? अर्निंग पर शेयर भी डिस्क्लोज करेंगे। क्या आप ईपीएस कैलकुलेट करेंगे इंटरिम पीरियड के लिए? यस। कहाँ डिस्क्लोज करेंगे? ऑन द फेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हम एडिशनल लाइन आइटम भी जोड़ सकते हैं? क्या हम एडिशनल लाइन आइटम जोड़ सकते हैं? आपको लगता है कि मुझे कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहिए जिससे फाइनेंशियल रिपोर्ट और यूजफुल हो जाए, ठीक है, मिसलीडिंग ना हो, तो आप एडिशनल लाइन आइटम भी ऐड कर सकते हैं। आपको लगता है कि मिसलीडिंग ना हो जाए तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा देना हो, मोस्ट वेलकम, आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। अब आपको देखेंगे पैराग्राफ 10 में लिखा हुआ डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। हमारी ईयर एंड कब खत्म हुई है? 31 मार्च 25 को। हम इंटरिम पीरियड का रिपोर्ट बना रहे हैं 30 जून 25 को। तो अब यहाँ पे इन दोनों डेट के बीच में हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजैक्शन हुए हो, जिसकी वजह से कंपनी का रिस्क बदल सकता है, रिवॉर्ड बदल सकता है, लिक्विडिटी चेंज हो सकती है। रिस्क, रिवॉर्ड, लिक्विडिटी चेंज होने से इन्वेस्टर क्या करेगा? अपना डिसीजन भी बदल सकता है। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि हर इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट में आपको सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने होंगे। कौन से? सिग्निफिकेंट होने चाहिए, यानी मटेरियल होने चाहिए। और उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। ये जो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है ना, ABCD से लेकर M तक, दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, बिकॉज हम सारी सिचुएशन को थोड़ी विजुअलाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने एक हिंट दे दिया कि ये सब देखो, इसके अलावा भी अगर आपको लगे कुछ सिग्निफिकेंट हुआ है तो आप उसको डिस्क्लोज करो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ पढ़ के बताता हूँ, आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्क्लोज्ड इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। स्टूडेंट क्या है, उसको लगता है इसमें से कुछ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दे कैन आस्क यू 4 मार्क क्वेश्चन। तो आपको अगर कोई इन्वेंट्री आपने राइट डाउन किया है या रिवर्सल किया है तो उसको डिस्क्लोज करेंगे, बिकॉज इन्वेंट्री राइट डाउन करना बहुत खतरे की घंटी है। आप अपने इन्वेंट्री को घटा रहे, जैसे टाटा मोटर्स के पास बहुत सारे कार जमा हो गई, तो उसने क्या किया है, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए से कार की कीमत गिरा दी है। अब तुम सोचो 2 लाख रुपए अगर आपने एक कार की वैल्यू गिरा दी और आपकी इन्वेंट्री में करीब 3000 कार्स हैं, तो 6000 लाख रुपए का नुकसान हो गया, बराबर। तो ये आपको इन्वेस्टर को बताना है कि भैया मैंने इन्वेंट्री को राइट डाउन किया फॉर सम रीजन। उसके अलावा आपको और क्या डिस्क्लोज करना है? रिकॉग्निशन ऑफ अ लॉस फ्रॉम इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये सब खतरे की घंटी है, रिस्क को बुलावा है, तो आपको डिस्क्लोज करना है। देन इम्पेयरमेंट ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, इम्पेयरमेंट ऑन एसेट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर और अदर एसेट एंड रिवर्सल ऑफ सच इम्पेयरमेंट लॉस। यानी बुरी घटना और अच्छी घटना वो दोनों ही डिस्क्लोज करना है। रिवर्सल ऑफ एनी प्रोविजन फॉर द कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ PPE आइटम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप PP परचेज या सेल कर रहे हो तो कंपनी के
फ्यूचर पे इसका इफेक्ट पड़ता है, इज इट राइट? देन कमिटमेंट टू परचेज पीपी, या आपने कोई पीपी परचेस करने का ऑर्डर निकाला है, दैट इज ऑल्सो डिस्क्लोज। कोई लिटिगेशन सेटलमेंट हुई है, डिस्क्लोज। कोई प्रायर पीरियड एरर करेक्ट किया है, डिस्क्लोज। चेंजेस इन बिजनेस और इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, कोई अगर मेजर बिजनेस में चेंजेस आ गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, कॉम्पिटिटर आ गया, रिसेशन आ गया, डिमांड चेंज हो गया है, ठीक है, तो डिस्क्लोज करना है, बिकॉज इससे बिजनेस का परफॉर्मेंस चेंज हो सकता है। तो ये सब डिस्क्लोज कर दिया आपने। अगर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एटसेट्रा बदल रही है, ये डिस्क्लोज करना। ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, बस मैंने लिख दिया एनी नोन डिफॉल्ट और अ ब्रीच ऑफ लोन एग्रीमेंट दैट हैज नॉट बीन रेमेडीड ऑन और बिफोर रिपोर्टिंग पीरियड। कोई अगर सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो वो डिस्क्लोज करो। ट्रांसफर बिटवीन लेवल ऑफ फेयर वैल्यू हायरार्की यूज्ड इन मेजरिंग फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर आपने पहले लेवल 1 इनपुट यूज़ किया और बाद में आपने अगर लेवल 2 इनपुट यूज़ किया या लेवल 3 किया, तो जब भी ये फेयर वैल्यू मेजरमेंट में लेवल ऑफ इनपुट यूज़ आप चेंज करोगे फॉर मेजरिंग फेयर वैल्यू, तो आपको उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि इस बार हमने जो फेयर वैल्यू की है वो लेवल 2 पे बेस्ड है, पिछली बार लेवल 1 पे बेस्ड था, बिकॉज उससे अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है। और अगर आपने कोई फाइनेंशियल एसेट का ना क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया है, पहले वो FVTPL था, वहाँ से उसने आपने उसको FVTOCI कर दिया, अगर ऐसा किया है तो डिस्क्लोज करो और इसका पर्पस डिस्क्लोज करो। इससे क्या होगा, कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी थी या कोई कॉन्टिंजेंट एसेट था, वो या बढ़ गया या घट गया, या आपको अब केस हार गए हैं आप, तो अब ये प्रोविजन में आ जाएगा, तो ये डिस्क्लोज करना है। जैसे भी वोडाफोन के केस में बहुत बड़ा केस हार गए मान लो, तब उसके ऊपर लायबिलिटी आ गई, पहले कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी था, अब एक्चुअल हो गया, तो जिस क्वार्टर में हुआ होगा उस क्वार्टर की इंटरिम रिपोर्ट जब बनाएंगे तो उनको ये डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि आपको कुछ सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट देने होंगे। ऊपर के पैराग्राफ में क्या डिस्क्लोज करना है, इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। और अब आपको क्या करना है, नोट्स टू अकाउंट में सारे नोट्स नहीं देने हैं। कितने नोट्स देने हैं, बोलो ना, कितने नोट्स देने हैं? सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट। सर सिलेक्टेड मतलब क्या, मेन वंस। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, अकाउंटिंग पॉलिसी का जो नोट होता है, आपने कभी देखा होगा अकाउंटिंग पॉलिसी, हर आइटम की अकाउंटिंग पॉलिसी लिखनी पड़ती है। इनका कहना है कि अगर आपने सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है तो क्या वापस डिस्क्लोज करने की ज़रूरत है? नहीं। तो अगर सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, सेम मेथड ऑफ कंप्यूटेशन फॉलो कर रहे हैं, तो उन सबको फिर से डिस्क्लोज नहीं करना है, सिर्फ एक नोट दे देना कि हमने सेम अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है, ठीक है। कुछ बिजनेस जो होते हैं ना सीजनल होते हैं। व्हाट इज सीजनल बिजनेस? कुछ सीजन में ज्यादा बिजनेस होगा, जैसे एयर कंडीशनर्स, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है एयर कंडीशनर में, अप्रैल का मंथ, मार्च अप्रैल मई एंड जून। अप्रैल में जून में दबा के सेल करते हैं लोग, इतना बेचते हैं कि इनके पास स्टॉक खत्म हो जाता है। जो फैक्ट्रीज है वो बेचारी बना नहीं पाती है, लेकिन फिर आता है मान लो जो थर्ड क्वार्टर होता है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, वहाँ पे कोई ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है, बहुत कम रहती है। यूजुअली लोग कौन दिसंबर में एसी और फ्रिज एसी खरीदने जाता है। तो किसी क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ गया, किसी में घट गया, तो आपको अपने इन्वेस्टर को बताना पड़ता है कि हमारा बिजनेस जो है वो सीजनल है। क्योंकि इन्वेस्टर ऐसा सोचेगा कि यहाँ पे तो टर्नओवर 500 करोड़ था, फिर इस क्वार्टर में 200 करोड़ कैसे हो गया, 200। उसको लगेगा अरे कंपनी कहीं डूब तो नहीं रही है, ऐसा नहीं है। उसका बिजनेस मॉडल उसी प्रकार का है, उसको हम बोलते हैं सीजनैलिटी और साइक्लिकलिटी ऑफ ऑपरेशन। कुछ बिजनेस साइकिल्स में होते हैं, ठीक है, कुछ पीरियड लगातार बेचारे बूम पे रहते हैं, फिर वापस थोड़ा उसका डाउनफॉल आता है, रिसेशन टाइप का आता है, फिर वापस बढ़ते, वो चलता ही रहता है। तो वैसे कंपनीज को अपने बिजनेस का एक्सप्लेनेशन देना है नोट्स में,
देन नेचर एंड अमाउंट ऑफ आइटम अफेक्टिंग एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, नेट इनकम और कैश फ्लो दैट आर अनयूजुअल। अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है तो उसके बारे में डिस्क्लोज करना है। देन अगर आपका एस्टीमेट चेंज हुआ उसको डिस्क्लोज करना है। उसके अलावा कंपनी ने नए शेयर इशू किए हैं, बायबैक किए हैं, डेट पे किया है, डेट लिया है, इससे कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बदलता है। डेट इक्विटी रेशियो बदलने से कंपनी की रिस्क प्रोफाइल चेंज होती है, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल बदलता है। तो आइए उसको भी डिस्क्लोज करें। डिविडेंड पेड डिस्क्लोज करेंगे। और अगर आप एनुअल रिपोर्ट में सेगमेंट इंफॉर्मेशन बनाते हैं ना, एनुअल अकाउंटिंग करते समय सेगमेंट रिपोर्ट बनाते हैं, इंटरिम पीरियड में भी सेगमेंट रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी। और मटेरियल इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, जो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड था ना चैप्टर, याद है इंड AS 10, वो इंटरिम पीरियड के लिए भी एप्लीकेबल है। यानी 30 जून के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने इशू करने के पहले अगर कुछ इवेंट हो गए तो उसको भी आप डिस्क्लोज करेंगे। फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डिस्क्लोजर्स अबाउट फेयर वैल्यू रिक्वायर्ड बाय इंड AS 113 एंड इंड AS 107 डिस्क्लोज करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विटी, मतलब अगर आपने कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन किया है, सब्सिडरी एक्वायर की है, कोई सब्सिडरी आपने बेच दी है, कोई दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया है, रिस्ट्रक्चरिंग की है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, इससे कंपनी का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर बदल जाता है। यानी कंपनी गोइंग कंसर्न तक अफेक्ट हो सकती है, कंपनी का पूरा आगे का फ्यूचर हिल सकता है। यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। चेंज इन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिंजेंट एसेट बता दिया मैंने। एंड डिसएग्रीगेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर एज पर इंड AS 115। ये सब आपको ना एक लंबी लिस्ट दी है, भले आप बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी आपको ये लिस्ट याद रखनी है। पूरा याद रख सकेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज एटलीस्ट 10-12 पॉइंट याद रख लेना। एज एन इन्वेस्टर सोचना कि मुझे क्या लगता है, मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी से। अगर आप उस तरह से सोचेंगे तो आपको देखेंगे हाँ मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे डेट इशू हुआ है वो चाहिए, मुझे डिविडेंड पे किया चाहिए, मुझे सेगमेंट रिपोर्ट चाहिए, मुझे EPS चाहिए, मुझे कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, डी मर्जर हुआ है, बाईबैक हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। तो वही तो आपको डिस्क्लोज करना है यहाँ पे। इवेंट्स मतलब वो कुछ भी इवेंट डिस्क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ा दिया तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की जिसकी वजह से आपकी कंपनी अफेक्ट हो सकती है, ठीक है, तो इवेंट्स में आ गया। और यहाँ तो आपको जो आपके ट्रांजेक्शन रिलेटेड जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर्स गए ना उसका एक्सप्लेनेशन है वो सेकेंड वाला। सिलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को आप डिस्क्लोज कर रहे हो। और इवेंट्स में कुछ भी जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है वो आप डिस्क्लोज करेंगे। अभी इंड AS 34 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, कंपैरेटिव पीरियड्स। कंपैरेटिव पीरियड्स आप क्या क्या दोगे जरा समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको टिक करेंगे, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। इज इट राइट कि कंपैरेटिव में क्या क्या देना है? तो दो टाइप के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉन सीजनल बिजनेस, यानी कि सालों भर बिजनेस चलता रहता है, थोड़ा बहुत कम बेसी होगा, लेकिन एकदम किसी सीजन में सेल्स का ग्राफ एकदम ऊपर और किसी में एकदम नीचे है, ऐसा नहीं होता है। वो मोटा मोटी ऐसा चलता रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड नॉन सीजनल बिजनेस। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें एक बैलेंस शीट होगी एट द एंड ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, और ठीक एक बैलेंस शीट देंगे एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम सपोज एक Q2 लेते हैं कंपनी का, जिसका पीरियड है 1/7/24 से लेकर लेटर से 30 सितंबर 24। हम इस इंटरिम पीरियड का एग्जाम्पल के लिए इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे हैं, बराबर। तो अभी यहाँ पर एक बैलेंस शीट की डेट होगी एज ऑन 30 सितंबर 24।
क्योंकि ये मेरा इंटरिम पीरियड का रिपोर्टिंग डेट है, और एक बैलेंस शीट की डेट होगी 31 मार्च 24। बैलेंस शीट तो एज ऑन द डेट होता है, तो कंपेयर करना इजी हो जाएगा। पिछली बैलेंस शीट में ये था, अब 3 महीने में इतने सारे चेंजेस हुए हैं, इज इट राइट? तो एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर का देना है, और P&L अकाउंट एंड SOCI देना है आपको। एक देना होगा फॉर द इंटरिम पीरियड ऑफ द करंट ईयर, मतलब 3 मंथ एंडेड 30th सितंबर 24, ठीक है। और एक बिल्कुल सेम मैच करना है प्रीवियस ईयर का, 3 मंथ एंडेड 30th सितंबर 23, यानी आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेम 3 महीने में क्या परफॉर्मेंस था, ठीक है। कंपेयर करना इजी होता है ना। और एक आपको ईयर टू डेट टू करंट ईयर देना है, मतलब हमारे इस एग्जाम्पल में हमारा ईयर है 1 अप्रैल से, तो जहां से ईयर स्टार्ट हो रहा है वहां से अब तक 6 मंथ एंडेड 30th सितंबर 24 देंगे, और एक इसका एग्जैक्ट कंपैरिजन करेंगे 6 मंथ एंडेड 30th सितंबर 23 से। तो ये P&L अकाउंट और SOCI के लिए आपको ये कंपैरेटिव देने होंगे। और कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए क्या देना होगा? फॉर ईयर टू डेट इन द करंट ईयर, मतलब ईयर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 अप्रैल से, और एंड कहाँ पे हो रहा है हमारा इंटरिम पीरियड? 30 सितंबर को। तो स्टार्टिंग से लेकर उस इंटरिम पीरियड के एंड तक, तो जिसको मैं बोलूँगा 6 मंथ एंडेड 30th सितंबर 24 जो करंट ईयर का है, और उसी का एक कंपैरेटिव 6 मंथ एंडेड 30th सितंबर 23। ये मिनिमम तो आपको डिस्क्लोजर देना ही देना है, चाहे सीजनल बिजनेस हो या नॉन सीजनल बिजनेस हो। सीजनल और नॉन सीजनल के लिए ये मिनिमम है, लेकिन सीजनल बिजनेस के लिए एक्स्ट्रा भी उन्होंने इनकरेज किया है। इनकरेज मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप दे सकते हैं। तो अभी आप नीचे वाले टेबल में देखना, अगर आप सीजनल बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर, वुलन गारमेंट, एयर कंडीशनर, तो वहां जो मैंने लिखा वो तो एप्लीकेबल होगा ही, प्लस अगर आप चाहें तो और एडिशनल कंपैरेटिव दे सकते हैं टू मेक द अंडरस्टैंडिंग यूजफुल, ठीक है। अदरवाइज कंपैरिजन कई बार नहीं हो पाता है ठीक से। तो उसने कहा एक और बैलेंस शीट बनाओ, वो दो बैलेंस शीट तो लगेगी ही लगेगी। एक और बैलेंस शीट होगा 12 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब एज ऑन 30 सितंबर 23, सेम डेट का पिछले साल बैलेंस शीट में स्टेटस क्या था, सेम डेट। क्योंकि हो सकता है सीजनल बिजनेस में 31 मार्च की बैलेंस शीट को हम 30 सितंबर से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 31 मार्च को हो सकता है, अगर कोई एयर कंडीशनर कंपनी हो तो बहुत सारे स्टॉक रखेगी मार्च में, लेकिन 30 सितंबर तक जाते हैं तो स्टॉक खाली कर देगी, बराबर। 31 मार्च को डेटर्स बहुत होंगे, 30 सितंबर को कम हो जाता है। तो सीजनल बिजनेस में डेट टू डेट कंपेयर करना ज़्यादा उचित होगा। और उसी तरह P&L अकाउंट एंड SOCI में आप क्या दोगे? वो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी 4 लिखे हैं, 3 मंथ एंडेड, 6 मंथ एंडेड। अब यहाँ पर और 2 बनाना, 12 मंथ्स एंडेड, 12 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर 24 एंड 12 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर 23। तो पूरे एक साइकिल को दिखा दो आप, पूरे 12 महीने का एक साइकिल का प्रॉफिट दिखाओ। ये हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 देंगे और 2 देंगे, 2 तो उधर दिया ही था। नॉन सीजनल में ऑलरेडी 2 हैं, उसके अलावा सीजनल में आपको और 2 देने चाहिए, नॉट कंपलसरी बट चाहिए। एंड ये कौन से हैं? सेम 12 मंथ्स एंडेड, एक पूरा 12 मंथ्स का साइकिल दिखा दो, 30th सितंबर करंट ईयर एंड 12 मंथ्स एंडेड 30th सितंबर प्रीवियस ईयर। तो इससे क्या होगा? यूजर्स विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हाईली सीजनल बिजनेस है तो इट इज नॉट मैंडेटरी, याद रखना, बट यू कैन गिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर 12 मंथ्स एंडिंग ऑन द इंटरिम रिपोर्टिंग डेट। अब आ जाते हैं हम रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पे। इंटरिम पीरियड पे रिकॉग्निशन कैसे होगा?
तो जो हम एनुअल अकाउंटिंग करते समय जो हम प्रिंसिपल यूज करते हैं, इंटरिम के लिए भी हम वही करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक एक करके मैं बताऊंगा, और ये इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके पहले तो थ्योरी ज़्यादा थी, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आज क्लास के बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर। आपकी बुक में जितने भी है, ज़्यादा नहीं है, एक साथ कर लेना तो आपका चैप्टर पक्का हो जाएगा। तो क्या क्या आपको रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ध्यान में रखना है? रेवेन्यू विच आर सीजनल और नॉन फ्रीक्वेंट, एंटिटी कैनॉट डेफर और प्रीपोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए आप जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का स्टैंडर्ड है वही फॉलो करेंगे। या तो आप डेफर नहीं करेंगे या प्रीपोन नहीं करेंगे। समझ में आया? जैसे मान लो आपका फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू ज़्यादा है और फोर्थ क्वार्टर में रेवेन्यू कम होता है, बिजनेस ऐसा है कि इधर ज़्यादा इधर कम, तो कंपनी चाहती है कि हम अपने इन्वेस्टर को थोड़ा इक्वल करके दिखा दें, ताकि इन्वेस्टर को ऐसे लगे नहीं कंपनी बहुत ही अनसर्टेन है, तो दे माइट वांट टू डेफर सम रेवेन्यू टू फ्यूचर पीरियड। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जिस पीरियड में रेवेन्यू आपको रिकॉग्नाइज करना है उसी पीरियड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, जैसे आपको डिविडेंड आ गया इस मंथ में, तो एज पर इंड एस जब आपका डिविडेंड मिल जाता है, राइट टू रिसीव हो गया, तो उसी पीरियड में रिकॉग्नाइज करना है। आप बोलेंगे नहीं मैं इसको इक्वली डिवाइड कर दूं, तो वैसा अलाउड नहीं है। ना प्रीपोन कर सकते हैं ना पोस्टपोन कर सकते हैं। सेम थिंग फॉर एक्सपेंस ऑल्सो। एक्सपेंस अगर मान लो आपका सीजनल बिजनेस है तो कुछ पीरियड में ज़्यादा एक्सपेंस होंगे, कुछ में कम होंगे। आप चाहेंगे कि आपका प्रॉफिट थोड़ा स्मूदन हो जाए, तो आप प्रीपोन पोस्टपोन करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड कहता है नहीं, यू कैन नॉट प्रीपोन और पोस्टपोन। पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान देंगे, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? इफ एनी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट ऑकर। मैंने अंडरलाइन भी किया है, यहाँ पे आपकी बुक में भी किया है। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट पता है कौन सा स्टैंडर्ड है? इंड AS 8 ऑकर्स ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड, इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट शुड बी फुल्ली कंसिडर्ड इन द इंटरिम पीरियड ओनली। यानी प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे, उस इंटरिम पीरियड में जितना उसका इफेक्ट आएगा वो पूरा इफेक्ट हम वहां पर कंसीडर कर लेंगे, रिवर्स नहीं जाएंगे। ओके, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट से जो भी इंपैक्ट आएगा उसका पूरा इंपैक्ट उसी इंटरिम पीरियड में कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल चेंज लिख के रखो, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, ये एस्टीमेट चेंज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। तो अगर आपने डेप्रीशिएशन की मेथड चेंज की, उसकी वजह से जो भी इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन आएगा या आपने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया, उसका इफेक्ट इसी इंटरिम पीरियड में जाएगा। या चेंज इन प्रोविजन, चेंज इन प्रोविजन की वजह से भी जो भी इफेक्ट आएगा वो इसी इंटरिम पीरियड में दिखाना है आपको। लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, अगर आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, अंडरलाइन, वो भी मैंने आपकी बुक में देखो अंडरलाइन किया है जानबूझकर, दोनों में फर्क है। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब आपने अपना कोई अकाउंटिंग रिकॉग्निशन प्रिंसिपल चेंज किया है, और एस्टीमेट मतलब इट इज एन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये हमारे पॉलिसी का मैटर है, बट ये हमारे एस्टीमेट्स पे डिपेंड करता है। तो अगर आप पॉलिसी चेंज करेंगे ड्यूरिंग इंटरिम पीरियड, फाइनेंशियल इफेक्ट रिलेटिंग टू इंटरिम पीरियड ओनली शुड बी कंसीडर्ड। फाइनेंशियल इफेक्ट रिलेटिंग टू इंटरिम पीरियड, उस इंटरिम पीरियड में सिर्फ जितना चेंज होगा उस पॉलिसी चेंज की वजह से, उस इंटरिम पीरियड के रिपोर्ट में उतना ही कंसीडर करेंगे। और पूरा चेंज कहाँ कंसीडर करेंगे? पूरा चेंज हम ईयर टू डेट स्टेटमेंट में कंसीडर करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा अकाउंटिंग पॉलिसी जब चेंज होती है तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देते हैं। इंटरिम पीरियड में इंटरिम, उस पर्टिकुलर इंटरिम पीरियड में सिर्फ जितना उस इंटरिम पीरियड को इफेक्ट करेगा उतना इफेक्ट इंटरिम पीरियड में देंगे, और क्यूमुलेटिव जो इफेक्ट आया है
वो ईयर टू डेट वाले स्टेटमेंट में प्रेजेंट करेंगे। तुम पूछोगे सर ये ऐसा अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों, ये भेदभाव क्यों? तो जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे, जैसे इस यहाँ पर एग्जांपल क्या होगा, फीफो टू वेटेड एवरेज, इन्वेंट्री मेथड जो है फीफो था उसको आपने वेटेड एवरेज में चेंज किया, ये इसको हम बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो उस पीरियड में जितना इफेक्ट होगा उसको वहां देंगे, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ईयर टू डेट में देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ retrospective change in accounting policy is shown in SOCI and not in statement of profit and loss, because SOCI में हम क्या करते हैं, पूरा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अकाउंटिंग पॉलिसी जो चेंज होती है उसका पूरा इफेक्ट हम वहाँ पर दे देते हैं। ओपनिंग बैलेंस लेंगे और उसमें प्लस माइनस इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लिखते हैं SOCI में। तो यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ गया और इंटरिम पीरियड में सिर्फ उतना इफेक्ट आएगा जितना उस पीरियड को अफेक्ट करता है। चेंज इन एस्टिमेट क्यों करते हैं हम, बिकॉज ऑफ चेंज इन इंफॉर्मेशन इवेंट डेवलपमेंट। चेंज इन पॉलिसी क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्रिंसिपल। देयरफॉर इन दोनों का ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड में अलग दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएशंस देखेंगे। At the end of the financial year, annual financial statement vary from interim financial statement। हो सकता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा और इंफॉर्मेशन रहता है, हम सफिशिएंट टाइम देते हैं। इंटरिम पीरियड में हमारे पास उतना डेटा और इंफॉर्मेशन रहता नहीं है, ना उतना हम टाइम देते हैं। तो उन्होंने क्या कि अगर इंटरिम पीरियड ये हो गया और ये हो गया एनुअल, आइडियली इंटरिम पीरियड का टोटल शुड बी इक्वल टू एनुअल, बट ऐसा होगा नहीं। तो इन दैट केस डिस्क्लोजर विल बी मेड, डिस्क्लोजर। बट ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। तो हाँ, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो डिफरेंस आएगा, तो उसको आपको डिस्क्लोजर देना, रिकंसिलेशन देना है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रोविजन। एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड एन एंटिटी शुड एस्टिमेट प्रोविजन बेस्ड ऑन द बेस्ट एस्टिमेट। तो जैसे हम एनुअल रिपोर्टिंग में करते हैं, जो भी बेस्ट एस्टिमेट होगा उसके बेसिस पे प्रोविजन करेंगे, प्रीवियस प्रोविजन को कैंसिल करेंगे, फिर पुराना प्रोविजन कैंसिल करेंगे, फिर से नए सिरे से बेस्ट एस्टिमेट करेंगे और प्रोविजन करेंगे। तो ये एग्जाम्पल लिखा हुआ, फॉर मेक प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट एट द एंड ऑफ Q3, फिर से बनाओ, and cancel the provision made for retirement benefits earlier। एक आखिरी पार्ट डिस्कशन करना है, टिक मार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन आए थे। टैक्स ट्रीटमेंट इन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, ठीक है। तो आप इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बना रहे, सपोज Q1, 2, 3, 4, तो टैक्स एक्सपेंस तो आपको यहां भी प्रोवाइड करना है। तो यहां पर हम टैक्स एक्सपेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे, कितना टैक्स एक्सपेंस दिखाएंगे, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने आपको एक तरीका बताया है। ईयर एंड पे दिक्कत नहीं होती, बिकॉज ईयर एंड पे हमारा पूरा ईयर खत्म हो गया है, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट का हिसाब आ गया है। लेकिन क्वार्टर में हमको नहीं पता कि मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, समझ में आया। गवर्नमेंट आपको क्वार्टर वाइज प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगाती, वो पूरे साल के प्रॉफिट पे टैक्स लगाती है। इसलिए इंटरिम पीरियड में टैक्स एक्सपेंस को एस्टिमेट करने होते हैं। तो यहां पर मैंने बहुत ही डिटेल में नोट बता दिया आपको। एंटिटी विल एस्टिमेट इट्स टैक्स एक्सपेंस बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट। इट शुड कैलकुलेट वेटेड एवरेज टैक्स रेट फॉर द फुल ईयर। पहले पूरे फुल ईयर का वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालो और उस वेटेड एवरेज टैक्स रेट को आपको इंटरिम पीरियड पे अप्लाई करना पड़ेगा, समझे। अब तुम पूछोगे ना कि सर वेटेड एवरेज टैक्स रेट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर बेस्ड ऑन एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड फिगर। मतलब क्या है, सपोज मैं Q1 में हूँ, Q1 में मेरी इनकम 3 लाख है, तो मैं एस्टिमेट करूँगा Q2, Q3, Q4 में कितना होगा। ये हो गया मेरा एक्चुअल, और अगले 3 क्वार्टर का मैं क्या करूँगा, एस्टिमेट करूँगा, ठीक है।
जो हो गया वहां तक एक्चुअल लेना है, और जो पीरियड बचा है उसका एस्टिमेशन करना। तो मुझे लगता है यहाँ पे कि ये मान लो 12 लाख होगा अगले 3 क्वार्टर में, तो मेरे पूरा एनुअल इनकम कितना हो जाएगा मेरा 15 लाख। अगर आप सेकेंड क्वार्टर में हैं तो पहला और दूसरा एक्चुअल होगा, तीसरे और चौथे का आपको एस्टिमेशन करना है, तो आपका एनुअल इनकम आ गया। अब उस पर टैक्स लायबिलिटी निकाल लो, कैलकुलेट टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ये मेरा टैक्सेबल इनकम था, इस पे मैं क्या करूंगा, टैक्स लायबिलिटी निकाल लूंगा एट द रेट ऑफ से 30%, तो 4.5 लाख आ गया। टैक्स लायबिलिटी निकालते समय आपको जो डिडक्शन एग्जम्पशंस ये सब करने होते हैं वो सब आप करेंगे। कुछ कुछ जगहों पे एग्जाम में आपको स्लैब वाइज भी दिया रहता है, तो स्लैब वाइज भी आप टैक्स कैलकुलेट करोगे। और तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द वेटेड एवरेज टैक्स रेट। तो वेटेड एवरेज टैक्स रेट का मतलब होगा योर टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम डिवाइड बाय नॉर्मल अकाउंटिंग इनकम, डिवाइड बाय नॉर्मल। तो अगर आपकी टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम सपोज 4.5 लाख आई है, और आपका नॉर्मल अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम इज डिफरेंट, अकाउंटिंग इनकम इज डिफरेंट। सपोज आपकी नॉर्मल अकाउंटिंग इनकम 18 लाख है, बुक्स में अकाउंटिंग इनकम कितने की होने की उम्मीद है, 18 लाख रुपए की, तो आपका वेटेड एवरेज टैक्स रेट यहाँ पे कितना आएगा जरा करके बताना। 4.5 डिवाइड बाई 18 करना। मान लो नॉर्मल अकाउंटिंग इनकम 18.5 लाख है, डिवाइड बाई 18 करेंगे तो 25% आ रहा है। तो इसको हम बोलेंगे वेटेड एवरेज टैक्स रेट। तो हम पहले टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर द फुल ईयर, डिवाइड बाय नॉर्मल अकाउंटिंग इनकम, so that will give me weighted average tax rate. मैं बताता हूँ सेकेंड क्वार्टर में क्या करेंगे मैं बताता हूँ, थर्ड में क्या करेंगे बताता हूँ, ठीक है। पहले आप समझो कि फर्स्ट क्वार्टर का मैं बता रहा हूँ अभी। तो रेट आपको, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो आप वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालते हैं और टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, ये आपको करंट टैक्स के लिए भी करना है, ये आपको डेफर्ड टैक्स के लिए भी करना है, और ये आपको स्पेशल अगर कोई टैक्स लायबिलिटी जैसे कैपिटल गेन पे स्पेशल आती है, तो कैपिटल गेन के लिए सब नहीं करना आपको। मान लो थर्ड क्वार्टर में कैपिटल गेन आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो उसका टैक्स लायबिलिटी तो थर्ड क्वार्टर को ही हम असाइन करेंगे फिर, इज इट राइट। तो जहां पे स्पेशल इनकम पे टैक्स लग रहा है उसको आप उसी क्वार्टर में असाइन कर दो, और डेफर्ड टैक्स, रेगुलर टैक्स यानी करंट टैक्स के लिए आपको ये वेटेड एवरेज रेट निकालना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंस निकाल लेंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि मैं सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में क्या करूंगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वार्टर में हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव टैक्स एक्सपेंस निकालेंगे, यानी पहले और दूसरे का मिलाकर टोटल टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा निकाल लेंगे। Q1 प्लस Q2 का टैक्स एक्सपेंस क्या होगा वो निकालेंगे, और हमने Q1 में जो प्रोवाइड किया है वो माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो जो आपका जो डिफरेंशियल टैक्स एक्सपेंस आएगा दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। यही क्वेश्चन था क्या। तो यहां पर आपको जैसे हम लोग वो शेयर बेस्ड पेमेंट में करते हैं, क्यूमुलेटिव एम्प्लॉय बेनिफिट निकालते हैं और उसमें से पिछले साल का माइनस कर देते हैं, वैसे यहां पर हम क्यूमुलेटिव टैक्स एक्सपेंस निकालेंगे और पिछले क्वार्टर्स का माइनस कर देंगे, ठीक है। यहां पर नोट में लिखा हुआ है। तो जो डिफरेंशियल जो टैक्स एक्सपेंस आएगा दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द रिस्पेक्टिव इंटरिम पीरियड। इसके ऊपर मॉड्यूल में ना कुछ क्वेश्चंस भी वो भी कर लेना। हाँ बोलो। IFR बना रहे हैं, बाकी आइटम्स में उस इंटरिम पीरियड का रहता है। यस यस राइट। टैक्स एक्सपेंस जो है वो क्यूमुलेटिव बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और जो भी एस्टिमेट्स में जो चेंज होते हैं वो एस्टिमेट्स में आ ही जाता है, करेक्ट। बहुत सारी चीज़ें तो एस्टिमेट्स में आपके कवर हो जाएगी। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड इंटरिम पीरियड में एस्टिमेट में बदला
तो अपने आप ही वो चेंज इन एस्टीमेट में आ जाएगा, और जो आपके एक्चुअल रेवेन्यू है, परचेज है, वो आपको उसी इंटरिम पीरियड का आपको लेना पड़ता है। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटिटीज अकाउंटिंग ईयर एंड टैक्स ईयर आर नॉट सेम। ठीक है, मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है ना, उसमें 4 क्वार्टर हैं। ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये है 1/4/2024 से 30 जून 2024, ये है 1 जुलाई 24 से 30 सितंबर 24, ये है 1 अक्टूबर 24 से 31 दिसंबर 24, और ये 1 जनवरी 25 से 31 मार्च 25। ये हो गया फाइनेंशियल। ये हो गया मान लो अपना टैक्स ईयर, इसको हम टैक्स ईयर बोलते हैं। हमारे इंडिया में टैक्स ईयर मार्च पे ख़त्म होता है, लेकिन कुछ कंपनी क्या कर सकती है, सम कंपनी में यूज कैलेंडर ईयर एज देयर फाइनेंशियल ईयर। ओके, कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज को अलाउड है, दे कैन हैव कैलेंडर ईयर एज फाइनेंशियल ईयर। तो उनका कैलेंडर ईयर जो है वो इस तरह से है, 1 जनवरी 24 से 31 मार्च 24, ये उनका कैलेंडर ईयर का पहला क्वार्टर है। एंड 1 अप्रैल, ये 1 अप्रैल तो इधर आ गया। ठीक है, तो ये उनका कैलेंडर ईयर है। और ये उनका टैक्स ईयर है, दिख रहा है आपको, ऊपर में मैंने लिख दिया है। तो कैलेंडर ईयर और टैक्स ईयर डिफरेंट है, कैलेंडर ईयर और टैक्स ईयर डिफरेंट है। अब हो सकता है कि आपका टैक्स रेट डिफरेंट हो, क्योंकि ये आपका चला गया एक टैक्स ईयर में और ये बाकी के 3 क्वार्टर चले गए सेकेंड टैक्स ईयर में। एम आई राइट? दिस विल बी टैक्स ईयर 23-24 एंड दिस विल बी टैक्स ईयर 24-25। तो अब क्या करेंगे, जो इस टैक्स ईयर में जो इनकम होगी उसको यहाँ के टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, और ये जो बाकी के 3 क्वार्टर हैं उन पे जो सेकेंड वाले टैक्स ईयर में अगर टैक्स रेट डिफरेंट होगा तो वो हम अप्लाई करेंगे। तो मान लो यहाँ पर आपकी इनकम 100 है और इस समय टैक्स रेट 25 था, तो इस पे 25 का टैक्स एक्सपेंस आएगा, बट यहाँ जाते जाते आपका टैक्स रेट जो है वो बढ़ गया, तो इस केस में आपको मान लो 30% हो गया है, तो यहाँ पर आपको 30% लेना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है कि सिंस एन एंटिटीज अकाउंटिंग ईयर इज नॉट सेम एज टैक्स ईयर, मोर देन 1 टैक्स रेट में अप्लाई ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इसके ऊपर भी शायद एक क्वेश्चन है मॉड्यूल में। सो दिस इज अबाउट योर interim period accounting. Is it right? Are you feeling overstressed by your CA syllabus? Get the best CA revision lectures by top CA leaders, specially designed to boost your confidence and knowledge. And the best part of the lecture is that they are available at super affordable prices and available at any time, anywhere. So hurry up and place your order from our website pino.in. It is a perfect solution for your last minute revision.